आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये हम इसके पहले के भाग में देख चुके हैं और यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। और इन्होंने मतलब थॉमस बेबिंगटन मेकाले ने इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी थी। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। इस प्रकार से हमने इसके पहले के भाग में देख चुके थे। आज है कि इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि वुड का नीति पत्र जिसको हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं, शिक्षा नीति के आर्थिक लाभ, नैतिक चरित्र का उत्थान और 1854 के नीति पत्र के बाद उठाए गए कदम। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा, हमने देखे थे कि जेम्स मिल जैसे प्राच्यवादियों के घोर आलोचक विचारवंत ने सलाह दी थी कि भारत में भारतीय लोगों को विज्ञान के आधार पर या व्यावहारिक चीजों को समझने के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका उन्होंने समर्थन किया था। और साथ साथ में थॉमस बेबिंगटन मेकाले के मिनट्स के आधार पर यहाँ 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम भी पारित किया गया था और उसमें समर्थन किया गया था कि लोगों को व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावहारिक रूप से उनको ज्ञान होना चाहिए। इसका वह समर्थन करते रहे थे। तो आइए देखते हैं कि व्यवसाय के लिए वुड का नीति पत्र, जिसको हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था, मतलब एक लेटर भेजा था। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट की गई थी और उसमें कहा गया था कि यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे, इसका यहाँ समर्थन किया गया था। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसका भी यहाँ बखान किया गया है। तो पहला लाभ होने वाला था, जैसे कि अंग्रेजों ने 1835 का अंग्रेजों का जो शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था और व्यवसाय के लिए शिक्षा बनाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले लाभ होने वाला था आर्थिक लाभ। और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ था, वो आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। इसके मुताबिक कहा गया है कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने की मदद मिलेगी। और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा के साथ साथ यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब वहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि भारतीय लोगों को इस प्रकार से आदत से मजबूर करना है कि वो फिजिकली मतलब शरीर से इंडियन होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन आदतों से वो यूरोपियन जैसे बर्ताव करेंगे। इस प्रकार का उनका विचार था। और इसीलिए जब भारतीय लोग यूरोपियन लोगों जैसा बर्ताव करेंगे, यूरोपियन जैसा रहन सहन रहेगा या यूरोपियन जैसा उनका पोशाक रहेगा, चाल रहेगी, उनकी रहन सहन रहेगा, रीति रिवाज बन जाएगी, तो वह यूरोपियन लोगों द्वारा निर्माण किए गए वस्तुओं को भी मांगेंगे, वही उन्हीं की मांग करते रहेंगे। इस प्रकार से यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। तो ब्रिटिश लोगों को इसका फायदा होगा क्योंकि खरीदी करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ होने वाला था। दूसरा फायदा था कि नैतिक चरित्र का उत्थान। उनका कहना था कि वुड के नीति पत्र में यह एक तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा
और इससे वे ज़्यादा सत्यवादी, ईमानदार बन जाएंगे और इसका परिणाम ये हो जाएगा कि कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि उनको ईमानदार लोगों की एक फौज चाहिए थी और यह फौज केवल यूरोपीय शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि उनकी नज़र में भारतीय लोगों का जो नैतिक चरित्र था बहुत ही ढीला था या बहुत ही निचले दर्जे का था। और इसीलिए जब हम उनको यूरोपीय शिक्षा देंगे तो वो ज़्यादा सत्यवादी बन जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे और फिर कंपनी के लिए ईमानदार लोगों की कमी नहीं रहेगी और भरोसेमंद कर्मचारी प्राप्त होने से उनका काम, उनका प्रशासन भी अच्छी तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने इस यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया गया। इस दस्तावेज के मुताबिक और भी है कि पूरब का जो साहित्य है न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो ये उनका आरोप था कि जब भारतीय लोगों को या भारतीय या पूरब को जो साहित्य है, इन साहित्य के मुताबिक अगर उनको शिक्षा देते हैं तो इन लोगों में काम के प्रति दायित्व, मतलब जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी उनमें नहीं निर्माण होती है और न ही वो काम के प्रति समर्पण दिखाएंगे। और इसीलिए जो शासन के लिए आवश्यक जो निपुणता होती है, गुण होते हैं, वह गुण वो इन पूरब के साहित्य के माध्यम से निर्माण नहीं हो सकते थे। और इसीलिए यूरोपीय शिक्षा से ही भारतीय लोगों का नैतिक चरित्र का उत्थान भी होगा, उनको सत्यवादी बनाया जाएगा, उनको ईमानदार बनाया जाएगा और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिसेस में, उनके प्रशासन में काम करने के लिए, उनको मदद करने के लिए ईमानदार, सत्यवादी और भरोसेमंद कर्मचारी की फौज निर्माण हो जाएगी। तो ये उनका मकसद था। 1854 के नीति पत्र के बाद उठाए गए कदम क्या क्या थे उसमें, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1854 के जो नीति पत्र है उसमें हमने देखे थे कि यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क दिया गया था कि 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। उन्होंने इसमें कहा था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो एनीहाउ हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन शिक्षा का आधार केवल यूरोप में जो कला थी, सेवा थी, फिलॉसफी थी या साहित्य था, उसका मतलब यूरोपीय ज्ञान का प्रसार भारत में करना, यह उनका मकसद था। तो 1854 के नीति पत्र के बाद कुछ कदम उठाए गए हैं। तो उन्होंने सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके और इसीलिए उन्होंने सरकारी शिक्षा विभाग, जिसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, उस डिपार्टमेंट का उन्होंने निर्माण किया। यहाँ सरकारी शिक्षा विभाग का निर्माण हो गया है। बाद में विश्वविद्यालय मतलब जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं और इसी के तहत 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी उन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया था और इस तरह से भारत में नई शिक्षा प्रणाली का आरंभ अंग्रेज काल में ही हो गया था। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि ज्ञानियों की भाषा अंग्रेजी को कहा जाता है और अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने भी ये भी कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली जो बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुकी है कि अगर किसी और सोच से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के अपने विचार प्रकट किए थे। दोस्तों इसी के साथ हम इस अध्याय का यह भाग यहाँ समाप्त करते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।